रुद्रपुर की खबर के साथ, जहां पर सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉक्टर आर राजेश कुमार ने रुद्रपुर में विकास प्राधिकरण की विभिन्न निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित परियोजनाओं का निरीक्षण किया। बागवाला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 156 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 1872 आवासों का जायजा लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को लाभार्थियों से आवश्यक अंशदान जमा कराकर आवंटन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक आवास के लिए सरकार और लाभार्थियों की ओर से 3-3 लाख रुपए का योगदान निर्धारित है। सचिव ने निर्माण गुणवत्ता पर संतोष जताते हुए कहा कि जल्द ही आवासों का लोकार्पण कराया जाएगा। उन्होंने त्रिशूल चौक स्थित प्रस्तावित कुमाऊं कॉमर्शियल कुटीर, रामपुर रोड ट्रांसपोर्ट नगर और सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो रुद्रपुर में निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सचिव ने संतोष जताया और भी कई विकास कार्यों का निरीक्षण करते नजर आए सचिव। सड़क चौड़ीकरण कार्यों को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। 156 करोड़ की लागत से बने 1872 आवासों का निर्माण कार्य भी चेक किया गया। लाभार्थियों को जल्द आवास आवंटन के निर्देश दिए गए हैं और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सचिव ने एक तरीके से संतोष जताया, कार्यों को हरी झंडी देते हुए नजर आए और तमाम विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। ये प्रधानमंत्री आवास योजना वन के तहत आज यहाँ पे मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है और यहाँ पे लगभग 1872 यूनिट्स बनाए गए हैं और लगभग 156 करोड़ के आसपास की लागत है और इनमें से लगभग 180 लोगों को ऑलरेडी जो है इन लोगों ने अपना पूरा पेमेंट कर दिया है। और अगर हम अलॉटमेंट प्रोसेस की बात करें तो सभी 1877 लोगों का जो अलॉटमेंट प्रोसेस है, जो लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जाता है इनको, तो वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें से लगभग 10% ने पूरा अपना पैसा जमा भी कर दिया है। तो प्राधिकरण के अधिकारीगण हैं, डीसी साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, आप लोगों से मेरा अनुरोध यही है कि इस प्रोसेस को जल्द से जल्द हम लोग एक्सपीडाइट करें। जो बाकी जो बचे लाभार्थी हैं उनको जो है एक हम लोग टाइम फ्रेम दे के उनसे भी जल्द से जल्द पैसा जमा करा लें और माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्द हम लोग इसका लोकार्पण। विकासनगर में चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले एक वाहन चालक पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। हरबर्टपुर बस स्टैंड पर चेकिंग के दौरान पुलिस को यात्रियों से भरे एक वाहन का चालक नशे की हालत में मिला। मेडिकल परीक्षण में चालक के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। वाहन में सवार बिहार के बेगूसराय से आए यात्रियों ने बताया कि उन्होंने हरिद्वार से श्री राम टूर एंड ट्रैवल्स के माध्यम से चारधाम यात्रा के लिए वाहन बुक किया था। पुलिस ने चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया और वाहन को सीज कर लिया। वहीं यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दूसरे वाहन की व्यवस्था कर उन्हें सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया गया है। तो विकासनगर में चारधाम की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले एक चालक के खिलाफ एक्शन लिया गया है। हरबर्टपुर बस अड्डे पर चेकिंग में खुलासा हुआ, चालक का अब लाइसेंस भी निरस्त हो गया है और उस चालक का वाहन भी सीज कर लिया गया है। ये चालक बिहार के बेगूसराय से जो श्रद्धालु आए थे उन्हें लेकर जा रहा था और नशे की हालत में ये चालक बताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इस ड्राइवर के खिलाफ एक्शन लिया है। इसका वाहन भी निरस्त कर दिया है और इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसका लाइसेंस भी निरस्त किया गया। ट्रेवल बुक किए थे जिसका नाम है श्री राम टूर एंड ट्रेवल्स। तो उन्होंने बोला आप रास्ते में ही आपका ये हो जाएगा रजिस्ट्रेशन वगैरह। ये सारा दिन दारू पी के हमको घुमाते रहा पूरा शहर और लास्ट में एक ट्रेवल बुक किए थे जिसका नाम है श्री राम टूर एंड ट्रेवल्स। तो उन्होंने बोला आप रास्ते में ही आपका ये हो जाएगा रजिस्ट्रेशन वगैरह। ये सारा दिन दारू पी के हमको घुमाते रहा पूरा शहर और लास्ट में शाम को जब मैंने यहाँ आके हरबलपुर में रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर लगाया तब इन्होंने बिना कहे गाड़ी लेके वहां से फरार हो गया।
उसके बाद हम फोन करते करते थक गए, कितना बार फोन किए नहीं लगा। व्हाट्सएप कॉल किया, इन्होंने रात को हमको गाली गलौज किया पूरा, तुमको जान से मार देंगे ऐसे उसे। घर में ये ड्राइवर है, क्या नाम है उसका, हाँ। तो फिर काट दिया फोन। फिर नाइट में ये 11:11 में बस स्टैंड में एंट्री लिया। उसके बाद फिर वहां पर भी पिया, फिर सुबह में पी के तलमला रहा था, एक सिपाही के साथ उसका हथियार छीन रहा था, छू खींच रहा था। उन्होंने इसको उसी हथियार से दिया, नीचे गिरा। उसके बाद वहां पे जो भी चंपावत जनपद में दूरसंचार सेवाओं को मजबूत और विश्वसनीय बनाने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला टेलीकॉम समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मोबाइल नेटवर्क विस्तार, भारत नेट परियोजना और आधार सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बीएसएनएल समेत सभी टेलीकॉम कंपनियों को मानसून से पहले निर्माणाधीन और प्रस्तावित मोबाइल टावरों का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मां पूर्णागिरी धाम, रीठा साहिब गुरुद्वारा, प्रमुख पर्यटन स्थलों और राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर निर्बाध नेटवर्क व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही शेडो जोन क्षेत्रों का स्थलीय सत्यापन, कॉल टेस्टिंग और मोबाइल टावरों पर पर्याप्त पावर बैकअप की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि बरसात के दौरान संचार सेवाएं बाधित ना हों। चंपावत में जनपद में प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और सूखते धारे नौलों के पुनर्जीवन को लेकर प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सारा की समीक्षा बैठक में डिप्टेश्वर, गौड़ी नदी और कालसन भोलेश्वर जल संरक्षण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश देते हुए जल स्रोतों के संरक्षण को भविष्य की आवश्यकता बताया। गौड़ी नदी संरक्षण परियोजना के प्रथम चरण को राज्य स्तर से स्वीकृति मिलने के साथ 103.02 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। वहीं कालसन भोलेश्वर परियोजना के तहत 22 परकोलेशन टैंक और 12,000 कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने धारे नौलों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और पारंपरिक जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए ठोस एवं समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो चंपावत में जो जल स्रोत हैं उनके संरक्षण को लेकर बैठक हुई। कालसन भोलेश्वर में 22 परकोलेशन टैंक को लेकर और तमाम जो अन्य कार्य हैं उन्हें लेकर चर्चा हुई। डिप्टेश्वर में चेक डैम बनाकर वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने पर भी मंथन किया गया। तो प्रशासन लगातार इन जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर कार्य योजना पर कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। चंपावत में बैठक हुई और डिप्टेश्वर में चेक डैम बनाकर वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। पारंपरिक धारे नौलों और घराटों की सुरक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं। जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन पर प्रशासन का फोकस लगातार बना हुआ है। वहीं गौड़ी नदी परियोजना के लिए लाखों रुपए आवंटित किए गए हैं। लोहाघाट में जनपद चंपावत के लिए गौरव की बात है कि जिले के 10 कराटे खिलाड़ियों का चयन उत्तराखंड राज्य कराटे टीम में हुआ है। चयनित खिलाड़ी 3 से 7 जून 2026 तक देहरादून में आयोजित होने वाली सब जूनियर कैडेट एवं जूनियर नेशनल कराटे चैंपियनशिप में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। खिलाड़ी इन दिनों युवा भवन लोहाघाट स्थित कराटे हॉल में राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए हैं। कराटे कोच दीपक अधिकारी ने बताया कि खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर शानदार प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जगह बनाई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वे राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चंपावत और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। टनकपुर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत टनकपुर तहसील में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के BLA 1 और BLA 2 का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार के निर्देशन में आयोजित प्रशिक्षण में एजेंट्स को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने, त्रुटियों के सुधार और निर्वाचन नामावली को अद्यतन रखने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने शुद्ध एवं पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने में बूथ लेवल एजेंटों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। लोहाघाट में चांदमारी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 6 माह से अधूरे पड़े कलवर्ट में गिरने से एक बाइक सवार घायल हो गया। शुक्रवार शाम को हुए इस हादसे में बाइक सवार प्रेमनगर की ओर जा रहा था और तभी वो खुले कलवर्ट में बाइक समेत जा गिरा। स्थानीय लोगों ने तत्काल उसे बाहर निकालकर सहायता पहुंचाई। घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद देर रात कलवर्टों को सुरक्षा मानकों के अनुरूप दुरुस्त कर सुरक्षित किया गया। डीएम ने सभी संवेदनशील मार्गों, कलवर्टों और दुर्घटना संभावित स्थलों का निरीक्षण कर मानसून से पहले सुरक्षा कार्य प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। तो मानसून से पहले सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से कार्य होता नजर आ रहा है। 6 माह में अधूरा पड़ा था राष्ट्रीय राजमार्ग का कलवर्ट। डीएम ने संज्ञान लिया। देर रात कार्य भी हुआ। सभी संवेदनशील मार्गों के निरीक्षण के अधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं और अब मानसून से पहले सड़क सुरक्षा को तवज्जो देने की मुहिम उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। मसूरी में नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पत्रकारों के साथ संवाद कार्यक्रम में शहर की समस्याओं, विकास योजनाओं और पालिका की प्राथमिकताओं पर खुलकर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि माल रोड मसूरी की आजीविका का मुख्य केंद्र है और इसकी स्वच्छता एवं गरिमा बनाए रखने के लिए अतिक्रमण और पटरी व्यापारियों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने माना कि शहर की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग है, जिसके समाधान के लिए प्रयास जारी हैं और अगले 1 वर्ष में नई पार्किंग सुविधा मिलने की उम्मीद है। सकलानी ने कहा कि आपदा से मिले अनुभवों के आधार पर नालों और खालों पर हुए अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा और शहर के समग्र विकास के लिए लगातार काम जारी रहेगा। कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा गया है। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था कि पत्रकारों के माध्यम से जो सवाल उठाए गए हैं शहर हित के लिए, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में सचेत रहना। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हाँ, बहुत सारी जो काम होते हैं शहर के अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि स्लिप कर दी जाती है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो पूरे शहर का जो एक खाका, हर चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो, चाहे सड़कों को लेकर के हो, चाहे पालिका की जो सफाई कर्मचारी उनको लेकर के हो, मुझे लगता है हर दिन जो भी यहाँ के जो पत्रकारों के माध्यम से जो सवाल रखे गए हैं, मेरी कोशिश रही कि मैं उसको पूरे तरीके से जवाब दे पाऊँ। हो सकता नहीं भी दे पाई होंगी, लेकिन बावजूद उसके भी मुझे ऐसा लगता है। देहरादून से खबर है, जहां पर शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में शुक्रवार को भव्य प्रबुद्ध गोष्ठी और शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद और प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। इस अवसर पर विकसित भारत 2047 के विजन को लेकर गहन चर्चा की गई और राज्य और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा जगत की भूमिका पर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है और युवाओं को कौशल विकास और नवाचार से जुड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अन्य वक्ताओं ने भी प्रबुद्ध वर्ग की भूमिका और सरकार की विकास योजनाओं पर अपने विचार रखे हैं। तो देहरादून में प्रबुद्ध गोष्ठी का भव्य आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए और नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मुख्य तौर पर उत्तराखंड पधारे। तो जोरदार स्वागत उनका हुआ। भाजपा नेताओं और शिक्षाविदों के साथ मुलाकात, उनके साथ कार्यक्रम
तो कुछ लोगों ने उस समय उसका उपहास उड़ाने का भी काम किया कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो इंटरनेट एक्सेस नहीं है, यहाँ लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन आज दुनिया का 50% से भी अधिक डिजिटल पेमेंट, डिजिटल काम हमारे देश में हो रहा है। आज देश के 55 करोड़ से अधिक लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं। रक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी तमाम आधारभूत संरचना विकास का क्षेत्र हो, या अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े हुए भी यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं, भली भांति जानते हैं। अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हों या वैश्विक स्तर के सम्मेलनों की सफल मेजबानी हो, आज भारत हर मंच पर अपनी एक गौरवशाली उपस्थिति दर्ज करा रहा है। भाइयों बहनों, आत्मनिर्भर, आधुनिक, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में शिक्षा व्यवस्था की अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने का प्रावधान किया था। ये नीति केवल पाठ्यक्रम तक सुधार के तक सीमित नहीं रही, बल्कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री जी के स्वप्नों को साकार करने का भी माध्यम है। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि जब हमें अपने शिक्षण संस्थानों, विशेष रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों का दैनिक शिक्षण कार्यों के केंद्र के बजाय एक विशिष्ट शैक्षिक प्रयोगशाला और ज्ञान केंद्र के रूप में भी विकसित करना होगा, जहां विद्यार्थी मात्र किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नवाचार, शोध, व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से अपने कौशल को, अपने स्किल को डेवलप कर सकें। भाइयों बहनों, 11वीं शताब्दी तक हमारे भारतीय शिक्षण प्रणाली विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ थी, जब हमारे पास नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व के विद्वानों का और विद्यार्थियों का ज्ञान और मार्गदर्शन किया करते थे। इसी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता इसका समग्र दृष्टिकोण, जो शिक्षार्थी के मन के मस्तिष्क, शरीर, हृदय और आत्मा के विकास पर समान रूप से केंद्रित था। यही समग्रता गुरुकुल प्रणाली को अद्वितीय और प्रभावशाली बना दी थी। और कालांतर में हमें सोचना होगा, कालांतर में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के पश्चात इस विशिष्ट शिक्षण प्रणाली की जगह जीविकोपार्जन मात्र को ध्यान में रखकर बनाई गई नई शिक्षा व्यवस्था ने ले ली। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व भारतवासियों का सपना बनना चाहिए, क्योंकि हम भारतवासी अगर मिलकर एक साथ एक टीम भावना में, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि हम हमेशा बिलीव करते हैं टीम इंडिया में, टीम भारत में, और मैं मानता हूं उस टीम भारत का हर सदस्य इस सपने के साथ आगे बढ़े कि मुझे 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है। लेकिन मित्रों, आप सब समाज के वैसे वर्ग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में मुकाम बनाया है, और कहीं ना कहीं आपके आगे बढ़ने से, एक एक कदम आगे बढ़ने से ये देश भी 140 करोड़ जनता का ये जो हमारा भारत है वो भी उसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब इस भारत में लोग कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया वाला भारत है। एक समय इस भारत को इस रूप में देखा जाने लगा कि ये भारत केवल मजदूरों का है, ये भारत केवल संख्या मात्र है। इस भारत को गरीब देश कहकर संज्ञा दी जाने लगी। आजादी के बाद जो गुलामी के बाद जो आजादी मिली, शायद मानसिक रूप से हम पूरी तरह से अपने कामों के कारण आजाद नहीं हो पा रहे थे। लेकिन मैं मानता हूं सोने की चिड़िया वाला भारत आज फिर से मेक इन इंडिया वाला भारत बनकर उभर रहा है, जहां हर भारतवासी लोकल फॉर वोकल के साथ भारतीय
रिसर्च, भारतीय इनोवेशन, भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को आगे लेकर हम बढ़ रहे हैं। आज हम वहीं उधम सिंह नगर पुलिस ने नकली नोटों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत गदरपुर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 4 करोड़ 54 लाख रुपए मूल्य के असली और नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि पंचपुरी गुलरभोज क्षेत्र में कुछ लोग संदिग्ध नोटों के साथ मौजूद हैं। मौके पर दबिश देकर पुलिस ने 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया, जिनकी पहचान मुमताज निवासी बाजपुर और मनोज कुमार निवासी गदरपुर के रूप में हुई है। जांच में गड्डियों के ऊपर असली 500 रुपए के नोट और नीचे चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया के नकली नोट पाए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।